हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट विद अशोका चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। टीजीटी हिंदी की तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। तो आज उसी क्रम में भाग 7 के साथ मैं फिर हाजिर हूं आदिकाल की इस वीडियो को लेकर के। तो आप सभी को सबसे पहले शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके मन में जो लक्ष्य हो, भगवान शंकर की कृपा से आप सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। तो आज ऐसे ही शुभ समय के साथ एक नई वीडियो को आज हम स्टार्ट करते हैं टीजीटी हिंदी के भाग 7 आदिकाल को, जिसमें से मैं आपको 15 से 20 प्रश्न हल कराता हूं। प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या होती है और वो व्याख्याएं जो होती हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं परीक्षा के नज़रिए से। तो आप सभी जो 16 तारीख के 2016 की टीजीटी परीक्षाओं को देंगे, इस समय लगभग 8-9 तारीख को परीक्षाएं आपकी होनी संभावित हैं। तो आप सभी को जितने भी वीडियो अभी तक मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास या आदिकाल से दे चुका हूं, आप सभी उस वीडियो को एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तैयारी आप किसी भी माध्यम से करते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वीडियोज़ को आप 10 से 15 या 20 मिनट की जो भी वीडियो होती है उसको आप अच्छे से देख लें, एक बार रिवाइज अवश्य कर लें। हालांकि हिंदी साहित्य का इतिहास और आदिकाल से संबंधित जो भी वीडियो मैं आपको दे चुका हूं, अभी एक दो ही पार्ट हुए हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें। इसमें से पेपर में आपके प्रश्नों के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है और तब तक हो सकता है कि पेपर के आपके इस आने से यानी पेपर होने से एक दो पहले आपको एक दो वीडियो मैं और दे दूँ। तो चूंकि ये 2019 की तैयारी मैं अपने चैनल के माध्यम से करा रहा हूँ, फिर भी जितना मैंने अभी तक आपको बता दिया है, इससे आपके प्रश्नों की आने की संभावनाएं बहुत है। इसलिए आप तैयारी करते रहिए। प्लस जो वीडियोज मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, उन वीडियो के माध्यम से आप प्रश्नों उत्तरों की श्रृंखला को व्याख्या सहित अच्छे से सुन के आप उसको तैयार कर लें, क्योंकि इस पे प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे, ये निश्चित रूप से सही है, पक्का है। तो देखिए, आज फिर मैं 15 से 20 प्रश्नों को लेकर आदिकाल के इस वीडियो के साथ आया हूं और प्रत्येक प्रश्नों की व्याख्या के साथ मैं आपको हल कराऊंगा। आप सभी के कमेंट हमको मिल रहे हैं, मैंने आपके जो रिक्वेस्ट आते हैं उनको मैं एक्सेप्ट भी करता हूं। आपके कमेंट से मुझको प्रोत्साहन भी मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो बनाने में। तो एक नए उत्साह के साथ हरदम मैं आपके लिए एक नया वीडियो टीजीटी हिंदी की तैयारी के साथ लेकर आता हूँ। तो आदिकाल की आज जो वीडियो है उसके माध्यम से हम 15-20 प्रश्नों को चल रहे हैं हल कराने। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा प्रश्नों को, मेरे व्याख्या को, मेरे शब्दों को आपको ध्यान देना है और उसको अच्छे ढंग से पेपर की तैयारी के लिए याद कर लेना है। तो चलिए ठीक है, आइए हम देख लेते हैं आज पहला प्रश्न क्या है हमारा। देखिए, पहला प्रश्न है, नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? तो नाथ पंथ के जो प्रणेता थे आपके महंत गोरखनाथ जी थे। कौन थे? महंत गोरखनाथ जी। देखिए, नाथ पंथ के प्रणेता महंत गोरखनाथ जी थे। इन्हें जो एक आप नाम आता है मच्छंदर नाथ का नाम ही मत्स्येंद्र नाथ था। गुरु गोरखनाथ साहित्य के आरंभकर्ता, जो गुरु गोरखनाथ जो हैं ये नाथ साहित्य के आरंभकर्ता थे, जो कि मच्छंदर नाथ के शिष्य थे। गुरु आदिनाथ को नाथ साहित्य में स्वयं शिव माना गया है। इसलिए एक प्रश्न से संबंधित जो भी व्याख्या थी मैं आपको बता रहा हूँ। नाथ पंथ के प्रणेता महंत गोरखनाथ थे, मच्छंदर नाथ का नाम मत्स्येंद्र नाथ था, गुरु गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता थे, जो कि मच्छंदर नाथ या मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। गुरु आदिनाथ को स्वयं नाथ साहित्य में स्वयं शिव माना गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? तो देखिए, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? तो अपभ्रंश का भवभूति जो माना जाता है वो माने जाते हैं पुष्पदंत जी। अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्पदंत जो हैं 10वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। वे शैव थे, किंतु बाद में उन्हें अपने आश्रयदाता के अनुरोध से जैन हो गए थे। ये अपने को अभिमान मेरु कहते थे। पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति, पुष्पदंत को क्या? अपभ्रंश का भवभूति और अपभ्रंश का व्यास भी कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन बेहद महत्वपूर्ण है, प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट है, व्याख्या को आपको ध्यान से देखना है, सुनना है और समझना है। देखिए, एक क्वेश्चन इसमें नहीं है, फिर मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक पंक्ति है, खने खन नयन कोन अनुसरई, अखने खन वसन धूल तन भरई। ये जो है पूछता है कि ये पंक्तियां किस कवि की हैं। कौन सा? खने खन नयन कोन अनुसरई, खने खन वसन धूल तन भरई। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये पंक्ति मैंने आपको बताई, ये विद्यापति की है। प्रस्तुत पंक्तियां जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन बनेगा वो उसी तरह से पूछ लेगा कि प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं किस कवि की हैं, तो आपको बताना रहेगा। जो पंक्तियां हैं ये विद्यापति की हैं। विद्यापति आपको पता है कि आदिकालीन कवि थे। उनकी रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका एवं पदावली हैं और ये प्रसिद्ध विद्यापति की कृतियां हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कौन था। तो अपभ्रंश का जो प्रथम महाकवि था, ये तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आपको पता ही है अपभ्रंश का प्रथम महाकवि स्वयंभू था। मैंने पिछले वीडियो के प्रश्नों में आपको हल कराया हुआ है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी आप जानिए कि गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य क्या है। तो आपको 2 से 3 रचनाएं दे देंगे, आपको समझना रहेगा। तो देखिए जो चंपू काव्य होते हैं ये गद्य और पद्य मिश्रित होते हैं। जैसे कि वहाँ रत्नाकर की बात करें तो जगन्नाथ रत्नाकर जी ने इसको लिखा है, ये एक चंपू काव्य है। उक्त व्यक्ति प्रकरण की बात करें तो इसको दामोदर पंडित द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ है। स्थूलीभद्र रास की बात करें तो ये जिनदत्त सूरी की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है। तो आपने उत्तर देख रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि पद्धरी लिखा है। क्या लिखा है? पद्धरी। अपभ्रंश काव्य का जो सुप्रसिद्ध छंद है वो पद्धरी है। पद्धरी जो होता है ये 16 मात्रा का मात्रिक छंद होता है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे गए जाने या फिर लिखे जाने वाले काव्यों को पहाड़िया बंध भी कहा जाता है। स्वयंभू के अनुसार चतुर्मुख पहाड़िया बंध प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ माना है। राजमती से रूठकर बीसलदेव कहाँ गया था, ये क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा जाता है। इसका उत्तर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक प्रश्न मैं आपको और हल करा देता हूं। आप उस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा कि 12 बरस लो कुकर जी में और 13 लो GSR, बरस 18 छत्री जी में आगे जीवन को धिक्कार, ये किस विधा की रचना है। तो ये शायद ये आपको मैं पिछले वीडियो में हल कराऊँ, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। ये आल्हा की रचना है। ये जो पंक्तियाँ हैं ये कवि जगनीक द्वारा रचित परमाल रासो या आल्हा खंड में दी गई हैं। यह आल्हा विधा की रचना है जो एक लोकगीत के रूप में बरसात के समय गाया जाता है। उत्तर भारत में बैसवाड़ा एक स्थान है, बैसवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है तथा बुंदेलखंड विशेषतः महोबा के आसपास इनका चलन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कि राजमती से रूठकर बीसलदेव कहाँ गया था। तो आपको पता है कि राजमती से रूठकर बीसलदेव जो था वो उड़ीसा गया था। कहाँ गया था? उड़ीसा गया हुआ था। बीसलदेव रासो के रचयिता आपको पता है कि नरपति नाल हैं। यह ग्रंथ 4 खंडों में विभक्त है। खंड 2 में यह वर्णित है कि राजमती जो था ये राजमती को छोड़कर बीसलदेव उड़ीसा चले गए थे, वहाँ पर वह 1 वर्ष तक रहे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। तो देखिए इसमें जो प्रश्न है इनमें से किस ग्रंथ में या कि लिखा है, इस तरह पूछ सकता है या दे सकता है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म दीक्षित हो जाती हैं, किस ग्रंथ में लिखा गया है। तो आप बताएंगे पहुम-चरियु ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। और पहुम-चरियु के रचनाकार आपको पता है कि स्वयंभू जी हैं। कौन है? स्वयंभू जी हैं। आइए एक क्वेश्चन आपको और मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ। सन 927 कथा आरंभ वैन कभी कहा में 927 का ईसवी सन क्या होगा। क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा भी जाता है, इसलिए मैं आपको इसको एक्स्ट्रा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको भी मैं आपको बोल के बताता हूँ। आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। सन 927 कथा आरंभ वैन कभी कहा में 927 का ईसवी सन क्या होगा। तो देखिए आइए इसके पहले इसका एक्सप्लेनेशन मैं करता हूँ कि जायसी का सबसे एक प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत, जिसका निर्माण काल कवि ने इस प्रकार दिया है, जैसे कि आपने सुना अभी पंक्ति में सन 927 कथा आरंभ वैन कवि कहा। इसका अर्थ है कि जो पद्मावत की कथा प्रारंभिक वचन जो हैं आरंभ वैन कवि ने 927 हिजरी सन में बोले तो 1520 के लगभग में कहे थे। और जायसी के ही अन्य ग्रंथ आपको पता है कि अखरावट आखिरी कलाम है, तो इसका जो सही प्रश्न होगा 1520 होगा। ठीक है, ये चीज़ उसमें जो पूछ रहा है कि 927 का ईसवी सन क्या होगा तो 1520 होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन है। ठीक है, तो पंच पांडव चरित रास के रचयिता जो हैं शालिभद्र सूरी जी हैं। कौन है? शालिभद्र सूरी। ध्यान दीजिएगा एक्सप्लेनेशन। पंच पांडव चरित रास के जो रचयिता हैं ये शालिभद्र सूरी जी हैं। इनकी रचना 1350 ईस्वी में हुई थी। यह हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनके द्वारा जो रचित अन्य ग्रंथ हैं जैसे भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, भरतेश्वर बाहुबली रास। अब देखिए अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलने से पहले मैं आपको 1-2 प्रश्न और हल कराता हूँ एक्स्ट्रा में।
देखिए हिंद कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम इनके द्वारा दिए। देखिए ये सभी युग का जो नामकरण है मैंने आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में एक टेबल बना के सारा कुछ समझा दिया है, आप उस टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं, इसलिए इसको एक्सप्लेनेशन करने की आवश्यकता मैं ही समझता हूँ। जितने भी टेबल आपको दी गई उस टेबल से पढ़ के आपने कौन से युग को कौन सा नामकरण दिया आप वहाँ से अध्ययन कर सकते हैं। भविष्यत कहा किसकी रचना है? तो भविष्यत कहा जो है ये आपका पता ही है कि भविष्यत कहा जिसकी रचना है ये धनपाल जी की रचना है। आपको पता है कि भविष्यत कहा किसकी रचना है? धनपाल जी की रचना है। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि थे धनपाल। इन्होंने 10वीं शताब्दी में भविष्यत कहा की रचना की थी, जबकि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा तथा देवसेन जो कवि थे, ये देवसेन जो थे, इन्होंने श्रवणकाचार तथा पुष्पदंत ने महापुराण नामक ग्रंथ की रचना की थी। मैं इनसे रिलेटेड जो भी ग्रंथ होते हैं उनके नाम, लेखक के नाम आपको बताता हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान दिया करिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा। 11वीं शताब्दी में रचित जो आपकी लोक भाषा काव्य है उसे क्या नाम दिया गया है? तो देखिए 11वीं शताब्दी में जो रचित आपका लोक भाषा काव्य है उसे नाम दिया गया है ढोला मारूरा दूहा। क्या नाम है? ढोला मारूरा दूहा। अपभ्रंश भाषा का उल्लेख सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? अपभ्रंश भाषा का जो अगर हम कहें कि शुरुआत की बात करें तो सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? तो आपको पता है कि इसका जो उल्लेख है सर्वप्रथम वो उन्होंने पतंजलि जी ने किया था। ये इसमें आंसर में आप देख रहे हैं, तो इसमें आपको पता है पतंजलि जी हैं। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया है, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश या अपशब्द कहलाते हैं। रस प्रकार प्रतिमान से च्युत, स्खलित, भ्रष्ट अथवा विकृत शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी गई है। ठीक है, क्या चीज़? रस प्रकार प्रतिमान से च्युत, स्खलित, भ्रष्ट अथवा विकृत शब्दों को अपभ्रंश की संख्या दी गई है और आगे चलकर यहाँ संज्ञा पूरी भाषा के लिए स्वीकृत हो गई है। ये चीज़ है। अब आइए क्वेश्चन आपको बताते हैं कि अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो आपको पता है वो है शिक्षा। अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा का रूप मिलता है। अपभ्रंश के ही परिवर्ती रूप को अवहट्ट नाम दिया गया है। 11वीं से लेकर 14वीं सदी के अपभ्रंश रचनाकारों ने अपनी भाषा को अवहट्ट कहा है। विद्यापति की कीर्तिलता, कीर्ति पताका तथा अब्दुल रहमान की जो संदेश राशक है वो अवभट्ट भाषा में ही लिखी गई है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृत पैंगलम के रचयिता कौन है? प्राकृत पैंगलम के रचयिता, ठीक है, इसको हम बताते हैं। आइए एक दो क्वेश्चन और चर्चा कर लेते हैं। उक्त व्यक्ति यह ग्रंथ क्या है? तो आप बताएंगे कि उक्त व्यक्ति जो प्रकरण है ये दामोदर पंडित द्वारा रचित हिंदी व्याकरण का पहला ग्रंथ है। हिंदी व्याकरण के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसका रचना काल 12वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है। अगर उक्त व्यक्ति प्रकरण से क्वेश्चन बनता है तो यही बनेगा, इनमें से ही संबंधित होंगे और सारे प्रश्नों संबंधित जो उत्तर होते हैं मैंने आपको बता दिया कि 12वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है, ये व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, ये सभी चीज़ें। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि प्राकृत पैंगलम के रचयिता कौन है? प्राकृत पैंगलम के जो रचयिता हैं वो हैं बंशीधर जी हैं, के रचयिता बंशीधर। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पैंगलम नामक ग्रंथ का संग्रह किया। प्राकृत पैंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जंजल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। प्राकृत पैंगलम में प्रकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट, मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है? मुल्ला दाऊद की भाषा जो है वो आपकी ठेठ अवधी है। मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधी है। चंदायन मुल्ला दाऊद हिंदी का ज्ञात प्रथम सूफी काव्य है। इसमें नायक जो हैं आपके लोर, लारा, लोरक, लोरिक और नायिका चांदा या चंदा की प्रेम कथा वर्णित है। 1379 ईस्वी में रचित यह कथा दोहा चौपाई शैली में वर्णित है। ठीक है, इस चीज़ एक्सप्लेनेशन आप बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं प्रत्येक प्रश्न से आपको एक्सप्लेनेशन जरूर बताता हूँ। एक दो क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा हो सकता है मैं आपको इसके बीच बीच में बता रहा हूँ, इसलिए आप इसको समझिए और याद करिए। अगर हम पूछे कि खालिक बरी किसकी रचना है, खालिक बरी किसकी रचना है, तो आप जानते हैं कि खालिक बरी जो है अमीर खुसरो की रचना है। इसमें क्वेश्चन नहीं, फिर मैं आपको रिलेटेड करके बता रहा हूँ, जबकि ये प्रश्न मैं आपको पिछले वीडियो में हल करा चुका हूँ खालिक बरी वाला। आइए, गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है?
हिंदी तो इसमें नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊँ। गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है? तो आप बताएंगे कि गुरु गोरखनाथ को पुरानी हिंदी के कवि के रूप में स्वीकार किया जाता है। गोरखनाथ का जो समय है वो 13वीं शताब्दी में स्वीकार किया गया है। इनके गुरु का नाम जो था वो मैंने आपको बताया मत्स्येंद्र नाथ था। इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसको सुन लीजिए आप। सबदी, पद, प्राण सांकली, शिष्यादर्शन, नरवई बोध, सप्तावर, रोमावली, आत्मबोध, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, अभय मात्रा, जोग, पंचमात्रा, गोरखबोध। ये था आपको गोरखनाथ जी से संबंधित प्रश्न और उससे संबंधित उनकी रचनाएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो आपका ये हो गया उपदेश रसायन रास की रचनाकार कौन है? जिनदत्त सूरी, इनको आपको पता ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चलते हैं। रणमल छंद नामक काव्य के रचयिता कौन है? रणमल छंद, देखिए अब हम आपको 2 से 4 प्रश्न जो हैं इनको तो हल कराएंगे ही। आइए कुछ एक्स्ट्रा भी प्रश्नों को हम और हल कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए कुछ हम प्रश्न आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। विद्यापति की जो भक्ति श्रृंगार परक पदावली जो है वो अनूठी संपत्ति है। तो आपको बताना है, इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकता है कि किस काल की है। कौन सी रचना? विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली जो है वो किस काल की अनूठी संपत्ति है? तो आप बताएंगे कि विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक जो पदावली है हिंदी साहित्य के आदिकाल की अनूठी संपत्ति है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन पूछ लेता है कि विद्यापति किसके राजकाल के दरबारी कवि थे? तो आप बताएंगे शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि हैं। ठीक है, इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है आपको पता है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली आदि। आप सुन सुन के भी प्रश्नों को याद कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिए, आप एक एक पॉइंट मिस ना होने पाए। ठीक है, आलाखंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ क्या होता है? तो आपको पता है कि आलाखंड को परमाल रासों के नाम से जाना जाता है। इसको जगनिक ने किया है, रचना इसकी की है। तो अब और आइए देखते हैं। उपदेश रसायन रास के रचनाकार जिनदत्त सूरी जी हैं और रणमल छंद नामक काव्य के रचयिता श्रीधर जी हैं। रणमल छंद नामक के जो रचयिता हैं वो आपके कौन है? श्रीधर। रणमल छंद की बात करें तो इसके जो जगनिक ने परमाल रासो तथा मधुकर ने जयमंक जस चंद्रिका तथा भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। इसलिए आप इसमें कंपैरिजन करके याद करिएगा कि रणमल छंद जो है इसके रचयिता श्रीधर हैं, जगनिक ने परमाल रासो, मधुकर ने जयमंक जस चंद्रिका, भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की हुई है। तो आइए, हिंदी में प्रचलित बारहमासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है आपको? तो हिंदी में प्रचलित जो बारहमासा है ये पहले किस कृति में मिलता है? आप पता है संदेश रासक में मिलता है। किसमें मिलता है? संदेश रासक में। लोक साहित्य की पूछ लेता है कभी कभी आपसे कि लोक साहित्य की विशेषताएं क्या होती हैं। मैं आपको क्रम से बता रहा हूँ, इसमें डॉटेड दिया गया है, आप एक एक लाइन करके उसको याद कर लीजिएगा। सुनिए मैं बता रहा हूँ। लोक साहित्य, पहला नंबर 1, लोक साहित्य मौखिक होता है, यह परंपरा में प्रचलित होता है, इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है। लोक साहित्य की भाषा शिष्ट साहित्यिक भाषा न होकर साधारण जन की भाषा होती है। आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि इनमें से कौन विशेषता लोक साहित्य में नहीं है या इनमें से कौन सी भाषा विशेषता लोक साहित्य में है। तो मैंने 4 चीज़ें आपको बताई। लोक साहित्य मौखिक होता है, यह परंपरा में प्रचलित होता है, इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है, लोक साहित्य की भाषा शिष्ट और साहित्यिक भाषा न होकर साधारण जन की भाषा होती है। अब आइए, स्वयंभूकृत जो पौमचरियु की कथा किससे संबंधित है? तो आपको पता है कि जो स्वयंभू कृत्य जो पौमचरियु की रचना की गई है ये राम कथा है। और आपको पता है कि स्वयंभू जो थे ये इसमें जो इन्होंने जो रचना की है पौमचरियु की, इसमें 12,000 पद हैं। जैन मत में राम के लिए पद्म शब्द प्रयुक्त होता है, इसलिए स्वयंभू ने रामायण को पद्मचरित या पौमचरियु, ठीक है, पौमचरियु कहा है। क्यों? क्योंकि देखिए जो जैन है ना, इनमें पद्म शब्द जो राम के लिए पद्म शब्द प्रयोग किया जाता है, इसलिए स्वयंभू ने रामायण को पद्मचरित या पौमचरियु कहा है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है, ये आपको पता है। ढोला मारू रा दूहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है? तो आपको पता है कि ये राजस्थान का रहा है। यह 11वीं शताब्दी में ही दोहा छंद में रचित लोका काव्य है। इसमें राजकुमार ढोला तथा राजकुमारी मारू की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? तो आपको पता है कि जयदेव का गीत गोविंद का विशेष प्रभाव वो आपका विद्यापति पे माना जाता है। यह 24 प्रबंध है इसमें, यानी 12 सर्ग हैं, 72 श्लोक
कितने श्लोक? 72 श्लोकों, जिसमें सर्वांग सुंदरी टीका में 77 युक्त परिपूर्ण ग्रंथ है। इसमें राधा कृष्ण के मिलन का विरह मिलन और विरह तथा मुरन मिलन को कोमल व लालित्यपूर्ण पदों में रचा गया है। तो ये थे प्रश्न, 15 से 20 प्रश्नों को आज जिसको मैंने आपको हल कराए, आपको व्याख्या के साथ बताया, जो भी उससे संबंधित क्वेश्चन हो सकते थे मैंने आपको उनको बताया। और लगभग मैं समझता हूँ कि हिंदी साहित्य का इतिहास के आदि और आदिकाल से संबंधित ये जो लास्ट वीडियो थी, इसके माध्यम से मैंने दोनों कालों को बहुत अच्छा समझाने का प्रयास किया आपको विथ एक्सप्लेनेशन। आप सभी जो पेपर देने वाले हैं 8-9 मार्च को, तो आप इन दोनों काल के वीडियो को बिल्कुल अच्छे तरीके से देख लीजिए। आप देखेंगे कि काफ़ी प्रश्नों को आपको यहीं से मिल जाएंगे हल करने के लिए। तो इसलिए आप किसी भी तैयारी करते हो बहुत अच्छी बात है आप, लेकिन इन वीडियो को 5 से 10 मिनट देखिए और जो भी देखें उसको आप मन में बिल्कुल याद कर लीजिए। आप देखेंगे कि यहाँ से ही प्रश्न आपको अपने पेपर में काफ़ी मिल जाएंगे। जहाँ तक अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, यहाँ तक प्रश्न आपको बिल्कुल मिलेंगे पेपर में, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए बिना लापरवाही किए आप इन प्रश्नों को, इन व्याख्या को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। और हो सकता है कि तब तक मैं आपको आपके 8-9 मार्च के पेपर होने पहले 1-2 वीडियो और आपको मैं दे दूं। वो जो अगर हमारा जो नेक्स्ट काल होगा वो भक्ति काल होगा, तो भक्ति काल से संबंधित जो प्रश्न हो सकते हैं मैं चाहूँगा कि आपको एक वीडियो में ही उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करूँ। लेकिन मैं 2019 की तैयारी आपको करा रहा हूँ, तो फिर भी जो कुछ मदद हो सकती है आप हमारे वीडियो से ले लीजिए। 2016 वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं हमारे, आपको बिल्कुल जितने वीडियो मैं दिया हूँ इससे संबंधित जो प्रश्न है वो आपकी परीक्षा के नज़रिए से बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप बिना लापरवाही किए आप वीडियो को देखिए, समझिए, व्याख्या को पूरा नोट करिए। हो सकता है इसमें मैं पूरा चांस बता रहा हूँ कि आपके पेपर में प्रश्न जितना भी मैंने दिया है इसमें से बिल्कुल फंसेंगे। आगे आपकी 2019 की तैयारी चल ही रही है, इसको मैंने आपको बहुत पहले स्टार्ट कर दिया ताकि आपको आने वाली परीक्षाओं में कोई दिक्कत ना हो, आप अच्छे से कोर्स को ख़त्म कर पाएँ। आपका 2 से 3 बार रिवीजन हो जाएगा। हर कुछ मैं आपके लिए तैयार हूँ टीजीटी हिंदी माध्यम की तैयारी के लिए। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक कर लीजिए, कमेंट के माध्यम से वीडियो आप हमको बताएँ कि कैसा लगा आपको। और जैसे भी होता है उसी प्रोत्साहन के साथ मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में लेकर आपको आऊँगा और जो कुछ होती है मैं आपको प्रश्नों के माध्यम से हल कराता हूँ। और कोई जो भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट में माध्यम से बताइए, जो कुछ होगा मैं सुधार करूंगा। आपके लिए पूरी तरीके से तत्पर है यह चैनल, तो चैनल को करिए सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, शुभ शिवरात्रि पर्व आपको भगवान शंकर की कृपा आप पर बनी रहे। नमस्कार।